राधे राधे दर्शकों, नमस्ते रचिता जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। ऐश्वर्या जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? बस मैं भी अच्छी हूँ। अब स्कूल खुलने वाले हैं, बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। जी जी, हम उसी के संबंध में बात करेंगे। मैं पहले एक छोटा सा परिचय टाइप का दे दूँ। तो दर्शकों, जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं भाषाओं पर पॉडकास्ट करता हूँ, और हमने दो तीन भाषाओं पर अभी पिछले सप्ताह अवधी और अवधी, मारवाड़ी और कश्मीरी, इन तीन भाषाओं पर किए थे। तो आज हम हिंदी पर कर रहे हैं, पर ये हिंदी भाषा से संबंधित नहीं है, ये एक संस्था से संबंधित है जो कि बहुत अनूठा, बहुत विशेष सेवा कार्य कर रही है, और वो भी यूएस में। तो मैं परिचय नहीं दूंगा, मैं रजिता जी, आप स्वयं ही परिचय दीजिए अपना भी और इस संस्था का भी। तो आप बताइए। हाँ, अपना परिचय देना तो बहुत कठिन काम है ऐश्वर्या जी, पर मैं प्रयास करती हूँ संक्षेप में। मैं हिंदी यूएसए की एक स्वयं सेविका हूँ और पिछले 25 वर्षों से हिंदी के कार्य में अपने पति देवेंद्र सिंह के साथ। स्वयं सेविका मत कहिए, आप संस्थापक कहिए, आप संस्थापक हैं। नहीं, संस्थापक तो नहीं कहेंगे। संस्थापक तो देवेंद्र जी हैं, मैं बस उनका सहयोग करती हूँ। जी और हम दोनों ने मिलके प्रारंभ करी थी, ये सच है, लेकिन वही संस्था के हेड हैं, वही संभालते हैं। जी। और हम सब वॉलेंटियर उनको उनका अनुकरण करते हैं, जैसा आदेश होता है वैसा काम करते हैं। मेरा मुख्य कार्य बच्चों की हिंदी शिक्षण से जुड़ा हुआ है। और उनका काम प्रबंधन का रहता है, तो इस तरह से बांटा हुआ है हम लोगों ने। लेकिन ये कार्य पिछले 25 वर्षों से चल रहा है, और एक स्वयंसेवी संस्था होने के कारण बहुत सारे लगभग 450 स्वयं सेवक सेविकाएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें। जी जी। और इसमें मैं जोड़ दूं कि मैं भी एक स्वयंसेवक हूँ, मैं भी हिंदी यूएसए में पढ़ाता हूँ, पिछले वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, इसी कारण मुझे इसके संबंध में पता चला। तो आप अपनी थोड़ी पृष्ठभूमि बताइए रचिता जी, आप कब आई थी यूएस में, और हिंदी यूएसए बनाने का विचार कब और क्यों, कैसे आया? जी, मैं यूएसए में आई थी अपने विवाह के बाद। यहाँ पर आई थी, जो कि सन था 1989। और उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद परिवार के साथ थी, इसलिए बहुत खराब नहीं लगता था। हम लोग सब हिंदी में बात करते थे, मिलने जुलने वाले भी हिंदी में बात करते थे। लेकिन जब परिवार में बच्चे आए, तो थोड़ी सी चिंता हुई कि इन बच्चों को कहाँ हिंदी सिखाएं और कैसे इनको संस्कृति से जोड़ें, अपने धर्म से जोड़ें। क्योंकि बिना भाषा के तो दोनों ही चीजों से जोड़ना बहुत कठिन काम है। तो ये सोच के हम लोगों ने यूएस में देखना शुरू किया कि कहीं पाठशालाएं चलती हैं या कहीं पुस्तकें मिलती हैं। लेकिन काफी निराशा हुई। जो कक्षाएं चलती थीं वो बहुत ही बेसिक लेवल की थी, और उन उनसे मैं संतुष्ट नहीं हो पाई। कुछ मंदिरों में चलती थी, तो मैंने भी एक मंदिर में पढ़ाना शुरू किया। मैंने उनसे प्रार्थना की कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि वो जो पढ़ा रहे थे उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद उन्हें भी कठिनाई हो रही है और बच्चों को भी समझने में कठिनाई हो रही है। तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, कुछ नाटक लिखे, बच्चों से नाटक वगैरह कराए, तो काफी अच्छा बच्चे सीख रहे थे। और लेकिन मंदिर में व्यवस्था इतनी ज्यादा नहीं थी, एक ही कक्ष था, और उसमें फिर नए नए बच्चे आते थे तो पढ़ाने में मुश्किल होती थी। और मंदिर का वातावरण भी पढ़ाई के लिए नहीं बनता है। मंदिर का वातावरण पूजा करने के लिए और अपने धार्मिक कार्यों के लिए होता है, तो वो माहौल नहीं बन पा रहा था जो पढ़ाई के लिए हमें चाहिए था। तो ये सोच के फिर मैंने और मेरे पति ने सोचा कि हम लोग एक अलग संस्था बनाएं या अलग से हिंदी कक्षाएं शुरू करें। तो संस्था तो बाद में बनी, पहले हमने हिंदी कक्षा शुरू की, देखा कैसे हम कर सकते हैं, उसके बाद फिर संस्था बनी। और मेरा जो बैकग्राउंड था, जो मेरा पुराना बैकग्राउंड था, मैं एक साइंस की मतलब छात्रा रही हूँ। लेकिन हिंदी से बहुत प्रेम था। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, जबलपुर शहर से हूँ।
और हिंदी से विशेष प्रेम रहा। हिंदी में हमेशा अच्छे नंबर भी प्राप्त करती रही और शिक्षिकाओं की प्रिय भी रही। नाटक, नृत्य और वाद विवाद प्रतियोगिता, इन सब में भाग लेती रही। तो एक रुचि थी और लगन थी। काफी कहानियां पढ़ी मैंने, काफी उपन्यास पढ़े और काफी जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ी अपने देश और धर्म के बारे में। तो हिंदी अच्छी हो गई थी। बल्कि यहाँ अभी भी काफी वर्षों से रहने के बाद थोड़ी खराब हो गई है। मुझे लगता है आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे प्रेरणा लेती रहती हूँ। जब आप एकदम शुद्ध हिंदी में बात करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यही मेरा बैकग्राउंड था। और पुस्तकें लिखने का विचार भी बाद में आया। पहले तो हम लोगों ने संस्था प्रारंभ कर दी बिना किसी तैयारी के, ये कहना चाहिए। क्योंकि हमारा पहला तो ये जानना था कि कितने बच्चे आते हैं, कैसे होता है। और हमारे पास कोई धनराशि भी नहीं थी। कोई हमें अनुभव भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, तो सब कुछ बड़ा कठिन था। जी, लेकिन हमने प्रयास किया और ये अपने न्यू जर्सी में, न्यू जर्सी में आपने चालू किया था? बच्चे, हाँ जी, न्यू जर्सी में ही प्रारंभ किया था। यही हमारा मेन, जो अभी भी हमारा जो हब है वो न्यू जर्सी है। यहाँ पर हमारे 17 स्कूल चलते हैं न्यू जर्सी में केवल। तो काफी 17 इन पर्सन स्कूल है? इन पर्सन स्कूल, हाँ, 17। अच्छा अच्छा। और कुल मिला के हमारे 29 स्कूल हैं जो दूसरे राज्यों में, और ऑनलाइन स्कूल हैं। जी। जी जी। तो क्या क्या कठिनाइयाँ हुई आपको आरंभ में? भारतीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि मुझे तो यही आश्चर्य हो रहा है कि उस समय लोग हिंदी सिखाने में रुचि ले रहे थे। क्योंकि मैं तो आज भी देखता हूँ, जब आज इतना भारतीय समुदाय इतना बड़ा हो गया है यूएस में, मैं आज भी देखता हूँ लोग यहाँ पर अपने बच्चों को अपनी भाषाएं सिखाने में, कई ऐसे परिवारों को जानता हूँ जो जहाँ पे माता पिता अपने बच्चों से अंग्रेजी में ही बात करते हैं। उनके बच्चे गुजराती, मराठी जो भी है समझ लेंगे, पर वो बोल नहीं पाते हैं। तो उस समय जब भारतीय समुदाय, भारतीय जनसंख्या यहाँ पर इतनी अल्प थी, इतनी न्यून थी, उस समय लोगों ने रुचि ली हिंदी सिखाने में। मुझे तो यही जान के बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो कैसे आपने वो क्या क्या कठिनाई आई, मुझे आप बताइए। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। वो समय बहुत कठिन था। और पहले 5 वर्ष हम लोग बहुत ही जूझते रहे इस समस्या से। हम स्कूल खोलते थे और 1-2 महीने बाद पता चलता था, जब हम वो सब तैयारी करके आते थे, टीचर्स को ट्रेन करते थे, बच्चे आ जाते थे भारत से, उनके लिए पुस्तकें मंगाते थे, और फिर 2 महीने बाद हमें पता चलता था कि हमें बिना बताए स्कूल बंद हो गया। हम्म। तो इस प्रकार की समस्या आ रही थी। और उस समय अभिभावक जो थे $2 की पुस्तक भी खरीदने को तैयार नहीं थे। ये समस्या थी सबसे हाँ। बड़ी, कि वो हिंदी के लिए कोई पैसा खर्चा करना नहीं चाहते थे। नहीं नहीं, कोई और उस समय कुछ संस्थाएं हिंदी पढ़ा रही थी मंदिरों में और आश्रमों में। लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट जिसको कहते हैं, काले सफेद कागज पे बच्चों के नहीं। लिए अपने हाथ से। और एक्चुअली मैंने भी सबसे पहले तो वैसे ही शुरू किया था। जब मैं मंदिर में पढ़ा रही थी तो मैंने, कोई पुस्तक नहीं मुझे मिली, तो मैंने यहाँ पर बच्चों को अभ्यास देने के लिए खुद ही चित्र बनाती थी और खुद ही उसमें मतलब वो जैसे बच्चे उसको कॉपी कर सकें, ट्रेसिंग अक्षर लिखती थी और बच्चे फिर उसको करके लाते थे। उसी की कॉपीज बना के मैं बच्चों को बांटती थी। तो इस तरह मैंने बहुत मेहनत की थी गृह कार्य तैयार करने में, पूरी अपनी ट्रेसिंग की। और बाद में वही सब मतलब पुस्तकों में काम आया। लेकिन बहुत कठिन समय था। लोग हमें बहुत उत्साहित, तो क्या बोलना चाहिए, हतोत्साहित करने में आगे। ताने मारते होंगे, हम यहाँ पे इंटीग्रेट होने आए हैं, असिमिलेट होने आए हैं, हमें क्यों अपनी संस्कृति को यहाँ पर लाना है, उस प्रकार की बातें करते होंगे, है ना? हाँ, नहीं, सबसे ज्यादा तो ये कमेंट मिलता था कि यहाँ बहुत लोगों ने प्रयास किया, कोई सफल नहीं हो पाया, तुम लोग क्यों अपना समय खराब कर रहे हो। अच्छा। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, सफलता मतलब हम सफल होने के लिए नहीं कर रहे, हम तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर हम और कुछ ज्यादा सफल नहीं हो पाए तो कम से कम अपने बच्चों को सिखाने में ही सफल हो जाएं, तो ये हमारा प्रयास है।
लेकिन जब मैं मंदिर में पढ़ाती थी तो काफी ख्याति फैलने लगी। धीरे धीरे मैंने कुछ प्रतियोगिताएं कराई, कुछ कराई, तो इधर उधर के मंदिर से भी लोग आते, और मैं भी बुलाती थी कुछ लोगों को, हिंदी भाषी जो जो हिंदी के विद्वान वगैरह थे उनको बुलाती थी, और आशा करती थी कि वो शायद मेरी कोई सहायता भी करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा संकोच भी था हिंदी का काम करने में। मुझे लगता था बहुत डिग्री वाले लोग हैं, एमए पीएचडी हैं हिंदी में, और अगर मैंने काम किया तो शायद बहुत गलतियां हो सकती हैं, और शायद इन लोगों को अच्छा ना लगे कि मैं आगे होके काम कर रही हूँ और मुझे कुछ आता नहीं है। इस तरह से मैं थोड़ा सा संकोच करती थी। लेकिन मैंने देखा कि जो विद्वान कवि लेखक वगैरह थे जिनके साथ मैं जुड़ी थी, उनका सहयोग बिल्कुल नहीं मिला मुझे, और उनने हतोत्साहित ही किया। और मैंने बुलाया तो वो आए जरूर, लेकिन और तारीफ भी करी, लेकिन उससे आगे फिर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो फिर हम लोगों ने सोचा अब हमें किसी को देखना नहीं है, हमें खुद ही काम करना है। और हिंदी कक्षा पहले बाहर ढूंढती रही, फिर मैंने सोचा मैं अपने बच्चों के लिए खुद ही कुछ ऐसा शुरू करूं जो पूरे अमेरिका में एग्जाम्पल बन सके, एक उदाहरण बन सके, और बाकी बच्चे भी सीख सकें। क्योंकि काफी लोग आते थे और पूछते थे आप कैसे पढ़ाती हैं, आप कैसे करती हैं। तो मैंने कहा आप कक्षा कक्षा में बैठिए, आप देखिए, और मैं ये पुस्तक भारत से मंगाती हूँ और इससे पढ़ाती हूँ। लेकिन उतना काफी नहीं था सबके लिए, क्योंकि जिसने कभी पढ़ाया नहीं थे उसके लिए वो पर्याप्त नहीं था। और मैंने शिक्षक प्रशिक्षण की ट्रेनिंग भी की हुई थी, पर साइंस विषय में। तो मुझे आइडिया तो था पढ़ाने का कि कैसे पढ़ाना है और किस तरह से बच्चों को समझना है, बच्चों की साइकोलॉजी और बच्चों की समझ को समझना है, ये मुझे मालूम था। तो इसलिए मुझे ज्यादा कठिनाई नहीं हुई इसमें। मैं स्त्रियां थोड़ी स्वाभाविक रूप से विशेषज्ञ भी होती हैं। शिक्षिका स्त्रियों के लिए मैं ये कहूंगी कि हर स्त्री एक शिक्षिका होती है, क्योंकि वही वो वही माँ होती है। वो स्वाभाविक रूप से आता है उनके अंदर। स्वाभाविक रूप से आता है जी, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की शिक्षिका होती है ना। वही तो। तो मैं ये नहीं कह रही कि पिता नहीं होते, पर माता अधिक समय बच्चों के साथ व्यतीत करती हैं, तो उनका स्वाभाविक रूप से हर समय बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते रहना, और बच्चे का माँ से सीखना वो ज्यादा तभी प्राइमरी टीचर सदा स्त्रियां ही रखी जाती हैं, पुरुष नहीं रखे जाते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि थोड़ी सहनशील भी ज्यादा होती हैं। हाँ, अ, पुरुष धैर्य होता है बहुत। छोटे बच्चों के साथ धैर्य खो देते हैं। हम्म। स्पेशली बड़े बच्चों को वो पढ़ा लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के साथ कभी कभी, ये नहीं कह रहे कि कोई भी नहीं पढ़ा पाता। हमारे हम्म। हिंदी यूएसए में बहुत सारे शिक्षक हैं जो हमारे कनिष्ठ एक और दो में हैं, पढ़ा रहे हैं, और काफी मतलब प्रसिद्ध शिक्षक हैं, अपने पेरेंट्स के बीच में हम्म। काफी प्रसिद्ध हैं वो। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये अपवाद ही होता है, मतलब बहुत कम देखने में आता है जी। हम्म। तो कैसे फिर विस्तार हुआ धीमे धीमे, और वर्तमान स्थिति क्या है अभी? कितने विद्यालय हैं पूरे यूएस में? कैसे विस्तार किया आपने और आगे की क्या योजना है, ये बताइए। जी, विस्तार करने में तो जैसा आपको मैंने बताया कि 25 वर्ष लग गए हैं अभी। अच्छा, एक और प्रश्न, तो ये नॉन प्रॉफिट के रूप में आपने रजिस्ट्रेशन किया इसका, है ना? जी अच्छा, हाँ, अब बताइए जी। जी जी। और इसका पहले नाम हिंदी एनजे था, हिंदी एनजे था, क्योंकि ये न्यू जर्सी में था। हाँ। पर जब हम हमको बाहर से रिक्वेस्ट आने लगी, लोग कहने लगे हमको भी खोलना है, आप इसको खाली एनजे क्यों करें, आप इसको जी जी। यूएसए करिए। तो फिर हमने इसको बाद में यूएसए कर दिया, और यूएसए करने के बाद मुझे लगा और तेजी से फैला ये। और अब आगे कनाडा भी हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो कनाडा भी होगा। जी। कनाडा से काफी हिंदी हिंदी नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा फिर। कनाडा से काफी प्रयास चल रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी कि एक पाठशाला हमारी इंग्लैंड में भी चलती है, और ये मतलब वो एफिलिएटेड पाठशाला है, हिंदी यूएसए की फुल नहीं है। और उनका समय वगैरह अलग रहता है, तो वहाँ के पाठ्यक्रम के मतलब समय के हिसाब से जैसा स्कूल का उनका रहता है उसके हिसाब से वो अपना टाइम रखते हैं। लेकिन वो पहले यहाँ थे, तो उनको उन्होंने उनके बच्चों ने मेरी किताबों से पढ़ा हुआ था, तो उनको अच्छा लगा।
और फिर जब वो इंग्लैंड गए तो उन्होंने कहा कि मैं खुद पढ़ाना चाहता हूँ, और उन्होंने वहाँ पे प्रारंभ किया। और अभी भी चल रही हैं, पिछले 10 वर्षों से वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और अभी भी उनकी पाठशालाएं चल रही हैं, और बहुत काफी सुंदर। पसंद कर रहे हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, त्रिनिदाद, सूरीनाम, यहाँ पर भी काफी इंटरेस्ट दिखाया है सबने। और पुस्तकों के सैंपल भी जो हमारे प्रकाशक हैं उन्होंने भेजे हैं, क्योंकि उनका उनके साथ व्यापार रहता है। तो वो लोग भी भविष्य में चाहते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम लें। कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनके बातचीत करने के तरीके हमारे पाठ्यक्रम में कुछ समय का भी व्यवधान है, लेकिन देखते हैं आगे भविष्य में अगर हो सकेगा तो जरूर उसको करेंगे। तो अभी अभी जो न्यू जर्सी राज्य है उसमें हमारी 17 पाठशालाएं हैं, और बाकी राज्यों में मिलाकर, जो कि बहुत सारे राज्य हैं, अटलांटा है, सेंट लुइस है, और अपना नॉर्थ ये है। लेकिन जो भी पाठशालाएं चल रही हैं बहुत अच्छी चल रही हैं, और लोग आगे बढ़ रहे हैं और काफी खुश हैं। संलग्न का क्या अर्थ है? वो आपकी पुस्तकों का प्रयोग करते हैं या क्या, मतलब क्या अर्थ क्या है संलग्न? जी, संलग्न का अर्थ ये है कि वो हमारा पाठ्यक्रम, हमारी पुस्तकें और हमारी परीक्षा, इन तीनों का उपयोग करते हैं। सर्टिफिकेट लेते हैं वो हमसे। हिंदी यूएसए का सर्टिफिकेट उनको मिलता है, और वो मौखिक लिखित दोनों परीक्षा पास करके और पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। उनके टीचर्स को भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये मतलब साल भर का कार्यक्रम, जैसे हमारे यहाँ पाठशालाएं शुरू होती हैं वैसे ही उनके यहाँ भी पाठशालाएं शुरू होती हैं। इसमें चिम्या मिशन और अपना गायत्री परिवार, ये सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और जैन जैन मंदिर बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो उनका उनके साथ। तो इस तरह से हम, मतलब ये लोग काफी वर्षों से हिंदी कक्षाएं चला रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। तो थोड़ा सा हतोत्साहित हो रहे थे। तो मेरे से बात हुई, कई साल, कई तो 15-15 साल से जुड़े हैं हमारे साथ। और जब मेरे से बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप प्रयास करिए कि ये पुस्तकें आप ले सकते हैं, परीक्षा भी लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और उन्होंने ऐसा किया, और अच्छी सफलता मिल रही है उनको। उनके बच्चों की संख्या लगभग दोगुनी तिगनी हो गई है जब उनने ज्वाइन किया था उससे। मतलब ये 2-3 साल में ही बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो काफी आकर्षित होते हैं। जो स्ट्रक्चर है हमारा, जो पाठ्यक्रम, पुस्तकें और परीक्षा का जो एक हमारा जो एक संरचना है हमारे पाठ्यक्रम की, उससे काफी प्रभावित होते हैं, और वो आते हैं हमारे सिस्टम में। जी। ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत बहुत सुखद समाचार है। अच्छा, और क्या क्या करवाया जाता है हिंदी यूएसए में? हिंदी सिखाने के अतिरिक्त और क्या क्या गतिविधियां होती हैं, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, उन पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि हिंदी कक्षा के नाम से सब यही समझते हैं कि वो आ ई से शुरू होता है और लिखना पढ़ना बोलना तक खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा सोचना ये है कि जो भाषा है उसका और भारतीय संस्कृति का चोली दामन का साथ है। और हम संस्कृति को भाषा से अलग नहीं कर सकते, और भाषा को संस्कृति से अलग नहीं कर सकते। सत्य वचन। हाँ, यदि आप अंग्रेजी सीखेंगे तो आप गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग करेंगे। अगर आप हिंदी सीखेंगे तो आप नमस्ते करेंगे, सुप्रभात राधे राम करेंगे, हाँ। करेंगे, जय श्री राम करेंगे। जो भी आपका हम्म, मतलब अभिवादन आप करना चाहेंगे तो आप हिंदी में करेंगे। और सभ्यता ही बदल जाती है। जो आज हमारे भारत की सभ्यता बदल रही है वो इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है, क्योंकि कॉन्वेंट एजुकेशन आ गया है, इसलिए भारतीय संस्कृति बदल रही है, इसलिए यहाँ की सभ्यता बदल रही है। तो अगर स्कूलों का पाठ्यक्रम हिंदी में रहे, अंग्रेजी भाषा रहे, लेकिन पाठ्यक्रम हिंदी में रहना चाहिए। हम्म, हमें अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में हिंदी में सीखना चाहिए। साइंस और सत्य। गणित को आप अंग्रेजी में सिखा सकते हैं। तो वो सब चीजें अगर हम करें तो हम मतलब बैलेंस सभ्यता एक बना पाएंगे भारत हम्म, में। हम्म, लेकिन अभी हम यहाँ की चिंता करते हैं और यहाँ की बात करते हैं भारत में। लेकिन एक उदाहरण दिया मैंने, क्योंकि उसी से समझ में आया था। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो हिंदी यूएसए के बच्चे हैं, जो बचपन से आते हैं और अंत तक रहते हैं यहाँ, उच्च स्तर 2
तक पढ़ते हैं, उनके व्यवहार, आचार, विचार में बहुत अंतर आ जाता है, क्योंकि वो प्रति सप्ताह मिलते हैं और देखते हैं और कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। तो उनको लगता है, तो हमने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अपनी पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाया है। जी। में महोत्सव, कविता पाठ हमारा मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें कि सभी बच्चे भाग लेते हैं। अधिकांश जो किसी कारणवश नहीं ले पाते वो दूसरी बात है, लेकिन हमारी तरफ से यही बल लगाया जाता है कि सभी बच्चे भाग लें और मंच पर जाएं, हिंदी में बात करें, हिंदी में कुछ प्रस्तुति दें और हिंदी के प्रति उनका प्रेम बढ़े और दूसरी चीजें भी सीखें। जी। नहीं, बहुत सुंदर प्रयास है। आप संस्कृति को जोड़ रहे हैं, संस्कृति को यहाँ पे जीवित रखने हैं और उसका प्रचार प्रसार करने का एक बहुत ही शुभ कार्य कर रहे हैं, और मेरी तो यही आशा है कि आगे और बढ़ेंगे आगे। तो इस पर जो ये पूरा है, हिंदी पढ़ाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि, इस पर अभी तक अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया रही है? आपको क्या क्या फीडबैक मिले हैं? सब प्रकार के जो फीडबैक हैं, अच्छे बुरे, जिस प्रकार जो भी बातें आई हैं वो सब बताइए। जी, प्रारंभ में काफी मतलब लोग बात करते थे, कुछ को पाठ्यक्रम कठिन लगता था, कुछ को सरल लगता था, कुछ को ऐसा लगता था कि कुछ शब्द जो हैं बहुत कठिन हैं और ये रोजमर्रा में यूज नहीं होते हैं, तो आप इनको क्यों रख रही हैं पुस्तक में। इस तरह के प्रश्न बहुत आते थे। इसके अतिरिक्त अ, थोड़ा गृह कार्य के लिए अभी भी आते रहते हैं कि गृह कार्य नहीं देना चाहिए बच्चों को, और और कई अभिभावक केवल बोलना सिखाने में अधिक रुचि लेते हैं, तो उनका हाँ। बहुत लगता है कि हमको लिखना पढ़ना नहीं सीखना, हमको तो खाली बोलना सीखना है। ये बहुत बहुत ही सामान्य एक प्रश्न रहता है। जो समझदार अभिभावक हैं, जो हिंदी का महत्व समझते हैं और समझते हैं कि बिना लिखे पढ़े और समझे आप भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो कभी भी शिकायत नहीं करते। लेकिन जो केवल मतलब उतना सीरियसली जो नहीं लेते, कहना चाहिए हिंदी भाषा को, जो केवल घर में बोलचाल की भाषा के रूप में ही इसका सम्मान करते हैं या चाहते हैं कि वो दादा दादी, नाना नानी से बात कर पाए बच्चे, या फिल्म देख तुमने पाए, कहीं से लिख रहा है। हाँ, या फिर वो प्राउडली बस इतना कह पाए हमारे बच्चे को हिंदी आती है, तो ये इस तरह का थोड़ा सा रहता पेरेंट्स का। लेकिन अब जो अभिभावक अंत तक बच्चे जाते हैं, एडवांस टू लेवल तक, उच्च स्तर 2 तक, वो काफी इसकी सराहना करते हैं, वो इसका मूल्य भी समझते हैं। और उनको, वो तो मतलब एक तरह से हिंदी यूएसए के ऋणी रहते हैं, उनको कोई शिकायत नहीं रहती, बल्कि वो उनको लगता है कि हम क्या करें हिंदी यूएसए के लिए। और आपको ये जान के सुखद आश्चर्य होगा कि बहुत सारे अभिभावक हमारे स्वयंसेवक तब बनते हैं जब उनके बच्चे पढ़ के निकल जाते हैं। हाँ। उनको तब एहसास होता है कि अरे, ये तो बहुत जरूरी काम था और हमारे बच्चे को क्या मिला, और अब समय है हमें लौटाना चाहिए। तो उनको तब समय आता है। और हमारे बहुत अच्छे अच्छे ऐसे वॉलेंटियर हैं जो बाद में जुड़े हमारे साथ, तो ये भी हमारा अनुभव रहा है। और सबसे बड़ा बस वो शब्दों का ही शिकायत आती है कि वो आपके शब्द बहुत कठिन हैं या बहुत ज्यादा है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी हम बोलते नहीं हैं। तो उनके लिए मैं आपको भी यहाँ पे एक सभी अभिभावकों के लिए एक साथ यहाँ को स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते, पर बोलचाल में नहीं करते, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं रूट रूट शब्द, रूट मूल वर्ड। शब्द, हाँ। तो वो शब्द बिना मात्रा के होते हैं ज्यादातर, और उनको सिखाने से बच्चे के लिए आगे हिंदी सीखना आसान हो जाता है, तो इसलिए उनको सिखाया जाता है। और उससे फिर बच्चे को आगे जैसे भी भाव लगाना है वो लगा सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो अ, हमारे शिक्षिकाओं से और कहीं पे भी हिंदी में अगर आपसे कोई पूछे कि आप पासपोर्ट को क्या कहते हैं या आप कंप्यूटर को क्या कहते हैं, जिन चीजों का हम बहुत बहुत ज्यादा उपयोग करते रहते हैं लाइफ में,
तो अगर हम उनके शब्द बच्चों को नहीं बताएंगे, वो कठिन शब्द हैं क्योंकि हम बोलते नहीं हैं, इसलिए वो बहुत कठिन है। अगर हम उनके अर्थ नहीं बताएंगे तो अगर हम वो शब्द नहीं बताएंगे बच्चों को, तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि शायद हिंदी की वोकैबलरी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है, और वो उसका प्रयोग अंग्रेजी में ही करते रहेंगे। इसलिए मैंने अपना एक दायित्व समझा कि मैं बच्चों को वो शब्द हिंदी में बताऊं। ये बच्चों के ऊपर है कि वो उसको उपयोग करें या ना करें, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे कंप्यूटर और संगणक और गणक, जो अपना कैलकुलेटर है, इसका बहुत अच्छे से और बहुत इंटरेस्टिंग में वाक्य वगैरह बनाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। और वो जब वाक्य बनाते हैं कि मैं संगणक पे अपना गृह कार्य कर रहा हूँ, या संगणक से ये जानकारी प्राप्त की, तो उनको बहुत ही खुशी होती है कि बच्चे इसको उपयोग में ला रहे हैं। तो और ये बड़ों बड़ों को ये शब्द नहीं मालूम होगा जो हमारे बच्चों को देखो मालूम है। आजकल नहीं पता। जी, और शुरू में मुझे हिंदी की गिनती के लिए भी काफी विरोध आया था। हाँ, आपको ये भी बताना चाहूंगी, जब मैंने हिंदी की गिनती की पुस्तक बनाई तो एक दो पेरेंट्स ने तो क्लास ही छोड़ दी मेरी कि नहीं, हम हिंदी की गिनती नहीं सिखाएंगे बच्चों को क्योंकि भारत में नहीं सिखाई जाती। तो हमने कहा नहीं सिखाई जाती होगी भारत में, लेकिन हम सिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी गिनती गुम हो, और हम इसे बचा के रखना चाहते हैं। बच्चे हिंदी में अगर बोल रहे हैं तो क्यों ना वो लिखना भी सीखें। और बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो गया। बाद में किसी ने सिखाई जाती है भारत में गिनती? कौन कह रहा है नहीं सिखाई जाती है? तो झूठ बोल रहे हैं वो लोग। नहीं, गिनती तो सिखाई जाती है, पर एक तो देखिए कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ते हैं तो इंग्लिश में ही ज्यादातर, जैसे अगर आप वहां पे किसी से भी बोले 69 79 75, तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा। एक रनिंग जोक है भारत में, इस पे बहुत रीलें वगैरह भी बनती हैं आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, कि भारत में अब क्या हो गया है कि लोग 30 तक तो हिंदी की गिनती बोल फर्राटेदार धारा प्रवाह बोलते हैं। ऐसे वो एक रनिंग जो कैसे बनाएंगे वो रील की, अच्छा हिंदी की गिनती, अच्छा गिनती सुनाना, तो वो कहेगा 25 26 27 28 29 30 31 32 33, तो वो 30 तक तो आती है, फिर 30 के आगे की 30 के पश्चात वो नहीं जानते हैं, क्योंकि 30 तक की जो गिनती होती है वो आम दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है, परंतु 30 के आगे का लोग फिर वो अंग्रेजी में स्विच कर जाते हैं। जी, जी। तो मैंने गिनती के माध्यम से गिनती का उपयोग करते हुए बच्चों को भाषा भाषा में कैसे उपयोग होता है गिनती के शब्दों का, वो भी सिखाया है बड़ी कक्षा के पाठ्यक्रम में। तो अभिभावकों को अब कोई ऐतराज नहीं है, वो काफी सम्मान करते हैं उस बात का, और बच्चे भी काफी मजा लेते हैं गिनती सीखने का। भारत यात्रा में जब बच्चे जाते हैं तो वहां पे लोग आश्चर्य करते हैं कि अमेरिका के बच्चों को हिंदी की गिनती आती है। वो स्पेशल कवि लेखक लोग ये बहुत बहुत ही इसको उच्च दृष्टि से देखते हैं कि भारत यात्रा में आए हुए बच्चों को, हिंदी यूएसए के बच्चों को हिंदी की गिनती आती है। तो अब ये एक सम्मान का विषय बन गया, लेकिन एक समय था जब मैंने इसका विरोध भी सहा। लेकिन मैं अपनी जगह पे अडिग रही कि मैं सही काम कर रही हूँ, और जिसको नहीं सीखना वो नहीं सीखे, लेकिन उसको खत्म नहीं करूंगी, बंद नहीं करूंगी। जी। मेरा मेरा अनुभव ये रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ हिंदी यूएसए में भी ऑनलाइन पढ़ा है 1 वर्ष, और मैं जो मेरा जो यहाँ पे स्थानीय मंदिर है पास में, उसमें भी मैं हिंदी पढ़ाता हूँ हर रविवार को इन पर्सन जाके मंदिर में। तो मेरा ये अनुभव रहा है कि सबसे अधिक विरोध उन बच्चों की ओर से तथा उन अभिभावकों की ओर से आता है जहाँ पे घर में अभिभावक ही गंभीर नहीं होते हैं, कि वो गृह कार्य में कोई सहायता नहीं करवाते हैं बच्चों को, ना बच्चों से कभी पूछते हैं कि तुमने गृह कार्य किया है अथवा नहीं किया, ना घर में बोलते हैं उनके साथ भाषा में। जैसे किसी की मातृभाषा है गुजराती मराठी तमिल है, उनसे मैं नहीं आशा कर रहा कि वो घर में हिंदी में बोलेंगे, परंतु मैंने उत्तर भारत के भी कई ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ पे वो नहीं बोलते हैं, घर में नहीं बोलते हैं हिंदी, वो केवल अंग्रेजी में बात करते हैं। तो सबसे अधिक आलोचना उन्हीं की ओर से आती है, उन्हीं के बच्चे भी सबसे कम गंभीर होते हैं कक्षा में, वही कहते हैं कि अरे मेरे को क्यों गिनती सीखनी है, मुझे क्यों ये शब्द सीखना है, और वही माता पिता भी आके वो, क्योंकि यदि हम कभी उनकी शिकायत करें बच्चों की कि बच्चे ने काम नहीं किया, बच्चे को ये आता नहीं है, बच्चे का ऐसा एटीट्यूड है, तो बच्चे वो उनके माता पिता उनको डिफेंड करते हैं, उनको ये नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं हम बच्चे को समझाएंगे, वो कहेंगे अरे क्या हो गया, क्यों सिखा रहे हो ये सब इतना, उसको बस इतनी आ जाए कि वो समझने लगे, वो बोले भी ना भले ही,
ऐसे भी परिवार देखे हैं मैंने यहाँ पे, और वही छोड़ के चले जाते हैं बीच में, जैसे 6 महीने कक्षाएं में बैठे, फिर 6 महीने उपरांत वो छोड़ के चले गए। उन्हीं उन्हीं के साथ समस्या आती है सर्वाधिक। जी हमारे समाज में एक तो सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि हमारे समाज में जो व्यक्ति अपना समय दे रहा है, वॉलेंटियर कर रहा है, स्वयं सेवक का कार्य कर रहा है, उसकी वैल्यू हम लोग नहीं करते। हम हम्म लोगों को लगता है कि ये ग्रांटेड है, मंदिर में तो हिंदी कक्षा हो रही है, फ्री की हो रही हैं, हम डाल देते हैं तो बेबी सिटिंग हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही, और सब जगह आप देखिए जहां भी इस तरह का वॉलेंटियर काम कर रहे हैं तो अब परीक्षा लेने से ये काफी सुचारू हो गया है। परीक्षा के नाम से और सर्टिफिकेट जो मिलता है उससे बच्चे इसमें सीरियस हो गए हैं, अभिभावक सीरियस हो गए हैं। उसमें भी कई लोग हैं जो परीक्षा नहीं लेना चाहते, तो कहते हैं हमको परीक्षा नहीं वो लोग इसलिए आते हैं हिंदी यूएसए में क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रवेश में, एडमिशन में सर्टिफिकेट के कुछ तो अंक मिलते हैं उन्हें, है ना, कुछ लाभ मिलता है। तो लालच में आते हैं वो लोग। जी जी। ठीक है, मतलब ठीक है, लालच में जैसे अगर आपको अंकों का लालच रहे तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसी बहाने आप सीरियस तो होते हैं पढ़ाई करने में। सबसे सबसे जो अच्छी बात होती है कि हम सिखाने वाले के समय का मूल्य कर पाते हैं। नहीं तो हमारा टीचरों का जो भी सिखा रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, उनके समय का कोई मूल्य नहीं करता। वो अपना कीमती समय दे रहे हैं, अपना जो भी त्याग कर रहे हैं, अपने जो भी उनका पर्सनल समय है उसका, तो वो उनको समझना चाहिए। जैसे अमेरिका में बहुत इसकी कीमत है, आप अगर वॉलेंटियर करें तो आपको बहुत ऊंची निगाह से देखा जाता है। लेकिन यहाँ भारत में जो मैं बता रही हूँ, भारतीयों के दिल में वो भावना नहीं है वॉलेंटियर्स। वो उसमें तो मुझे सबसे अधिक समस्या आती है टीनेज लड़कों से, जो एक बार 11-12 वर्ष से बड़े के जो लड़के होते हैं ना यहाँ पे आते, मतलब मंदिर वाली में इंटरमीडिएट में कुछ आते हैं, उनको उनको बांधे रखने में और उनको पढ़ाने में बड़ी समस्या होती है। बड़े उद्दंडी होते हैं वो, बहुत हठी उद्दंडी। लड़कियाँ अधिक थोड़ी थोड़ी वो ओबीडियंट होती हैं और थोड़ी ठीक भी होती हैं, लड़के बहुत नाक में दम कर देते हैं। ऐसा मैंने देखा है। जी आपको ये समस्या हिंदी यूएसए में नहीं मिलेगी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो उतने ही ज्यादा विनम्र और उतने ही ज्यादा शिक्षकों का सम्मान करने वाले बनते हैं। ये मैंने देखा, बचपन में जरूर वो शैतानियां करते हैं और हम लोग उनको डांटते भी हैं कि नहीं नहीं पढ़ाई करो और होमवर्क करो ये सब। लेकिन जैसे जैसे वो सीरियस होते जाते हैं और स्पेशली जब वो कविता पाठ में जीत जाते हैं तो उनके अंदर एक इतनी भावना एक ऐसी आ जाती है कि नहीं हमें हिंदी में अच्छा करना है, अब हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो प्राइज चाहिए, हमको तो जीतना है। तो वो वाली भावना से और बाकी बच्चों को देखते हुए और शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं उनके बच्चे एग्जाम्पल हैं, उनके बच्चों को देखकर सीखते हैं। तो वो सब देख के बहुत होता है। जैसे मेरे बच्चे भी जब तक रहे और अभी भी काफी जो पुराने वॉलेंटियर्स हैं वो जानते हैं, वो एक एग्जाम्पल रहे कि यहीं पैदा हुए, फिर उनने हिंदी सीखा, तो उनसे भी हमें हिंदी का काम करने में बहुत सहायता मिली। वो हमारे एम्बेसडर थे, सबको बताते थे कि भाई ये पहले लोग ध्यान नहीं देते थे हिंदी में जब हमने हिंदी पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन जब हमारे बच्चों को हिंदी बोलते देखते थे, आज तो बहुत सारे बच्चे आपको हिंदी बोलते दिख जाएंगे, लेकिन उस समय ऐसा माहौल नहीं था। उस समय आपको हिंदी बोलते बहुत ही कम बच्चे बोलते थे, सब अंग्रेजी में और अपनी भाषा में बात करते थे। तो और हिंदी भाषी तो बिल्कुल ही हिंदी में बात नहीं करते थे। तो लेकिन हमने हमेशा हिंदी में बात की, घर में भी और बाहर भी हम हिंदी में ही बात करते थे। तो कोई सुन लेता, अरे अब हिंदी में बात करें, तो हम हाँ हम तो हिंदी ही बोलते हैं। आपने कैसे सिखाई, क्या किया, तो फिर हम बताते बस बोलते रहो सीख जाएंगे बच्चे, घर में बोलते रहो सीख जाएंगे। उसमें कोई अलग से सिखाने वाली बात तो नहीं होती बोलने के लिए। तो तो यही अभी भी अभिभावकों को यही बोलते हैं कि आप लोग घर में बोलिए, जितना बोलेंगे बच्चे उतनी आसानी से सीखेंगे। जी तो आपने फिर पाठ्यक्रम स्वयं बनाया था अथवा आपने कोई सहायता ली, भारत की पुस्तकों को, भारत जो पुस्तकें लाई उससे देख के पाठ्यक्रम आपने स्वयं बनाया क्या, फिर इसका कैसे बन नहीं, पाठ्यक्रम मैंने किसी पुस्तक का सहयोग नहीं लिया पाठ्यक्रम बनाने में। मैंने जो पढ़ाया 5 साल बच्चों को मंदिर में,
उससे मुझे बच्चों के लेवल का आइडिया हो गया था कि यहाँ के बच्चों का क्या स्तर है। हम्म, तो उसी के माध्यम से मैंने बनाया। हम्म, लेकिन जब हमने हिंदी यूएसए प्रारंभ किया था तब हमारे केवल 5 स्तर थे, और हम्म, बाकी के स्तर हमने बाद में बच्चों का, और भी जैसे बड़ी संख्या में जब बच्चे आए तो उनको हमें, मैंने जो पाठ्यक्रम बनाया था वो ज्यादा अपने बच्चों को ध्यान में रख के बनाया था, जो शायद कठिन था बाकी बच्चों के लिए। और समय के साथ भी वो मुश्किल होती रही। तो जब सबसे पहले जो बच्चे हिंदी सीखने आए थे वो काफी होशियार हुआ करते थे, क्योंकि उनके अभिभावक भी घर में हिंदी बोलते थे। बहुत कम थे बच्चे, लेकिन अच्छे बच्चे थे, मतलब हम्म, हिंदी हिंदी के लिए। बच्चे आज भी अच्छे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो घर में उतनी हिंदी नहीं बोलते। और आज भी आप देखते हैं कई बच्चे बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं जिनके अभिभावक घर में या जो भारत से आते हैं वो, तो वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो वैसी ही हिंदी उस समय कक्षा में बोलते, तो हिंदी बोलना कम सिखाना पड़ता था, हमें लिखना पढ़ना और समझना ज्यादा सिखाना पड़ा पहले। और पाठ्यक्रम भी हमने काफी कठिन रखा था, व्याकरण वगैरह काफी थी, और कठिन शब्द थे। फिर धीरे धीरे हमने थोड़ा डाइल्यूट किया, उसको आसान किया जिससे सब पढ़ सकें, ऐसा बनाया। और व्याकरण को भी थोड़ा कम किया, उतनी कठिन नहीं है व्याकरण। ये अ, तो प्रयास यही है कि सब पढ़ पाए उसको। कितनी कितनी विडंबना है कि उस समय भारतीय जनसंख्या यहाँ पर बहुत ही अल्प थी। तब अधिक वो था, दबाव था अंग्रेजी बोलने का, और बहुत ही, अल्प लोग थे, अल्प संख्या में थे लोग जिनके साथ आप हिंदी बोल सकते थे। तब भी लोग उस समय बेहतर हिंदी बोलते थे क्योंकि घरों में बोली जाती थी। और अब जब भारतीय जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, तब हिंदी लोग यहाँ पर बच्चों की उसका स्तर गिरता जा रहा है, क्योंकि लोग घरों में यहाँ अब बोलते ही नहीं है हिंदी। अब यहाँ पे, अब तो यहाँ के, अब तो भारत में भी घरों में नहीं बोलते, घरों में अंग्रेजी सब अंग्रेजी बोलते हैं। तो अब स्तर बहुत ही, कितनी विडंबना वाली बात है। जी जी, गिरता जा रहा सबसे बड़ा कारण भारत ही है इसमें, क्योंकि हम हर चीज के लिए भारत की तरफ देखते हैं ना, कि भारत में क्या हो है। रहा है तो हम वही करें। लेकिन हमें दूसरी दृष्टि से सोचना और देखना चाहिए। भारत को, चाहे आजादी की बात हो या कोई भी आयुर्वेद की बात हो, योगा की बात हो, जो भी बात हो, हर चीज भारत में बाहर से ट्रांसफर होके जाती है। तो क्यों ना हिंदी को भी बाहर से ट्रांसफर कि करें। हम अपनी संस्कृति का स्वयं मूल्य उसको हमारे बच्चे जब भारत यात्रा में जाते हैं तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम हिंदी का प्रचार भारत में करें, लोगों को ये बताएं कि अमेरिका में बच्चे हिंदी सीख रहे हैं, हम्म, और आप लोग भी बच्चों को हिंदी सिखाएं। हमारे बच्चे वहाँ के स्कूलों में जाते हैं, वहाँ के स्कूलों के साथ हमारे बच्चे कविता प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, ऑनलाइन भी हुई है एक बार प्रतियोगिता। तो इस तरह से हमारा प्रयास रहता है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक इंटरेक्शन बच्चों के बीच में होता रहे, और यहाँ के बच्चे प्राउड फील करें कि हमको इनसे ज्यादा हिंदी आती है, या हम इनसे टक्कर लेने के लायक हैं, हम ले सकते हैं। देखा जाए तो लिखने का जो पाठ्यक्रम है बहुत उच्च स्तर का नहीं है हमारा, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि जो हम सिखाते हैं बोलने का वो काफी उच्च स्तर का रहे और बच्चे अच्छा बोलें। जी हाँ, तो आप और हाँ, आप कह रही थी लड़के तथा लड़कियों के मध्य प्रतिस्पर्धा की आप विरोधी हैं। आप कुछ उस पे कुछ बता रही थी, आप क्या बताना चाह रही थी, आप बताइए। अक्सर जैसे सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैं अपने पाठ्यक्रम में इस विशेषता को देखती हूँ कि हम लोग लड़के और लड़कियों दोनों के लिए समान चुनौतियां और समान क्या बोलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी, अवसर। अवसर। अवसर, समान अवसर मिलते हैं बच्चों को, दोनों को। और यही मेरा प्रयास रहता है कि दोनों बराबर से भाग लें, क्योंकि मेरा सोचना यह है कि दोनों मिलके ही संस्कृति को संभाल सकते हैं, चाहे वो परिवार में हो या घर बाहर हो या घर के अंदर। तो इसीलिए मैं लड़कियों को उतना उत्साहित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लड़कियों में अंदर से ही थोड़ा
एक नेतृत्व की भावना होती है, थोड़ा उससे बोल्ड भी होती हैं वो नेचर में। लेकिन लड़के थोड़े शर्मीले नेचर के होते हैं, थोड़ा बड़े होने के बाद वो बोलते हैं, थोड़ा छोटे में उनके लिए कठिन होता है। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए मैंने लड़कों के लिए मंच पे ऐसे कार्यक्रम रखे जो लड़कों के लिए अच्छे हों। और कक्षा में अक्सर शिक्षक शिक्षिकाओं का ये रहता है कि अगर हम लड़के लड़कियों के बीच में कंपटीशन कराते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत उत्साह देखने को मिलता है। और एड्रेनलिन रश हो जाता है लोगों में थोड़ा, हाँ। हाँ, लड़कियां लड़कों को हरा देती हैं, ये होता है। तो हमें केवल हार और जीत को नहीं देखना है, हमें इसे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए ये देखना है कि ये जो काम हम करवा रहे हैं, लड़का और लड़की के बीच में प्रतियोगिता, ये बच्चों के मानसिक विकास में क्या योगदान दे रही है, ये क्या सिखा रही है बच्चों को, है ना। आज हम देख रहे हैं कि पति पत्नी के रिश्ते निभाना बहुत कठिन होता जा रहा है। परिवारों में बहुत सारी संबंध विच्छेद बहुत अधिक हो रहे हैं, हाँ। संबंध विच्छेद हो रहे हैं, अगर साथ भी रह रहे हैं तो हर समय ईगो प्रॉब्लम और कंपटीशन वाली भावना, चाहे आप अपने जॉब को लेके देख लीजिए, चाहे काम को लेके, चाहे सोच को लेके। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि अगर हम बचपन से ये आदत या ये काम ना करें तो बच्चों में ये भावना हम जागृति क्यों कर रहे हैं कि ये कोई प्रतियोगिता के लिए बने हैं लड़के और लड़की। हम लड़कियों और लड़कियों के बीच में या दोनों को मिक्स करके दोनों टीमों में बराबर लड़के बराबर लड़कियां इस तरह से रख के करें, ये मेरा सोचना है हमेशा से। और मैं स्वयं तो ये कराती हूँ, हर शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षिकाओं को भी बताती हूँ। अब कितने लोग मानते हैं मेरी बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि हमें केवल हिंदी में उत्साह आए या बच्चे हिंदी सीख जाएं। और मैं कभी भी इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहती कि लड़कियां आगे हो गई या लड़के आगे हो गए, ये मेरा मतलब इसको मैं देखती नहीं इस तरह से। बल्कि लड़के पीछे होते हैं तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि लड़कों का आगे रहना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। समाज को बैलेंस रखने के लिए लड़कों का आगे होना बहुत जरूरी है। नहीं, दोनों का ही आगे मेरा तो मतलब थोड़ा एक भिन्न भिन्न संदर्भ है। भारत में मैंने ये देखा है, जो थोड़े ग्रामीण क्षेत्र होते हैं अथवा जो सब अर्बन क्षेत्र होते हैं, उनमें आपने भी ये देखा होगा कि स्त्रियां ही संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं, पुरुष उतनी रुचि लेते नहीं हैं। आप मंदिरों में जाएंगी, आपको 90% 80% स्त्रियां दिखेंगी, पुरुष बहुत ही नाम मात्र के दिखेंगे। वो नहीं लेते हैं रुचि ये सब में। स्त्रियां ही धर्म को और संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं। अब नगरों में वैसी बात नहीं है, क्योंकि नगरों में तो ना तो स्त्रियां कुछ रुचि ले रही है ना पुरुष ले रहे हैं, तो वहाँ पे दोनों ही डब्बा गोल है। परंतु मैं इस कारण मानता हूँ कि पुरुषों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, कि क्योंकि पुरुष इतने, जो भी कह लीजिए आप, हिस्टोरिक एवोल्यूशन या ये पिछले कुछ 2-3 पीढ़ियों 5 पीढ़ियों से, कि पुरुष अपनी संस्कृति से एकदम कट गए हैं। और स्त्रियां अब कटती जा रही हैं आधुनिकता के कारण, पर अभी भी ग्रामीण परिवेश में और उसमें अभी भी थोड़ा जीवित है। परंतु इस कारण पुरुषों पर मुझे तो यही लगता है कि यदि हिंदू धर्म को, संस्कृति को जीवित रखने की आवश्यकता है, तो पुरुषों पर अधिक ध्यान देने की, उनको प्रशिक्षित करने की अधिक आवश्यकता है, एज कंपेयर टू महिला स्त्रियों की तुलना में। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। जी जी। प्रशिक्षित तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हम उनको हर काम से जोड़ें, जो भी हम काम करें उसमें उनको अगर हम जोड़ते रहेंगे तो वो अपने आप ही प्रशिक्षित हो जाएंगे। जैसे कोई भी धार्मिक कार्य है या कोई भी सांस्कृतिक कार्य है। एक्चुअली यूएस में आई थिंक मच बेटर है। यूएस में लड़के रुचि लेते हैं, बहुत रुचि ले रहे हैं, हाँ। जैसे मैंने अपने बेटे को जैसे बेटी को तो सिखाते थे, और मतलब सिखाता क्या था, मैं करती थी तो बच्चे सीख जाते थे देख के। उनको एक अलग थाली दे दी कि हाँ तुम लोग इसमें रंगोली बनाओ, मैं अपनी रंगोली बना रही हूँ। जैसे छोटे थे, फिर धीरे धीरे उन्हीं से वही रंगोली बनाने लगे। तो इस तरह हम सिखाते हैं, मेहंदी लगाना, रंगोली जब बनाना। तो जितना मैंने बेटी करती थी उतना ही मेरा बेटा करता था। मैंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं तुम लड़के हो, तुम ये नहीं करो, ये मतलब बेटी करेगी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ घर में। और दोनों मिलके ही करते रहे हर काम। तो
कभी ऐसी समस्या नहीं आई। पर भारत में मैंने नहीं देखा कि कोई लड़का कभी रंगोली बनाता होगा। और बड़े बड़े आर्टिस्ट की बात नहीं कर रही, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं रंगोली वाले, लेकिन मैं जनरल घर परिवार की बात कर रही हूँ कि माता पिता इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। या कोई बच्चा खाना बनाता है तो उसको, आजकल तो खैर खाना बनाने पे ध्यान देने लगे हैं कि अगर लड़के खाना बनाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पहले बहुत बुरा माना जाता था कि लड़के खाना ना पहले बहुत पुरुषवादी सोच थी। मेरी माताजी ने मुझे कभी भोजन बनाना नहीं सिखाया भारत में, मैं यहीं पे आके यूएस में आके सीखा है। जी, जी। मतलब जो भी सोचती कि तकलीफ ना हो, या मतलब इससे बनेगा नहीं, जो भी सोचते हो, मैं ये नहीं कह रही कि कोई बुरे सेंस में वो करते थे, लेकिन एक परंपरा चली आ रही तो वो बस उसको फॉलो करते थे। वो समय के बदलाव के साथ या ज़रूरत पे कि कभी बच्चे को अकेला रहना पड़ेगा तो ये कर वो पाएगा। ये भूल गए कि महाभारत में जब अज्ञातवास में भीमसेन वो बने थे, बावर्ची हाँ, रसोइया बने थे। हाँ। जी, जी। बिल्कुल। तो हमारा जो वनवास है, अगर आप राम जी का वनवास देख लें या पांडवों का वनवास देख लें, उन्होंने क्या नहीं किया, है ना? हर काम तो उन्होंने किया वन में रह के। तो अगर हम अपने बच्चे को कोई भी चीज़ की अपॉर्च्युनिटी मिले तो उसको ज़रूर सिखाना चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ कि कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों को, हम नहीं जानते। तो हमें केवल एक ही चीज़ पे कि पढ़ाई, 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 या इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। वो जब स्त्रियां गृहिणी होती थी तब वो ये सब कर सकती थी कि भोजन वही बनाएंगी, रंगोली वही बनाएंगी, क्योंकि पुरुष तो बाहर कार्य कर रहे हैं। अब तो स्त्रियां भी क्योंकि कार्य करती हैं, वो भी नौकरी कर रही हैं, तो जो कार्य स्त्रियां करती थी उस समय, उन कार्यों में पुरुषों को कुछ तो हाथ बटाना ही चाहिए। वो सब सीखना चाहिए, भोजन में भी हाथ बटाएं, रंगोली में भी, पूजा पाठ में, सब में हाथ बटाएं। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगी, विशेषतः उन अभिभावकों को जो हिंदी यूएसए से आगे जुड़ेंगे, जो सोच रहे हैं हिंदी यूएसए से जुड़ने की, जो रुचि ले रहे हैं अपने बच्चों को हिंदी यूएसए में प्रवेश दिलाने की, उन अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं अपने नए अभिभावकों जो हिंदी यूएसए में इस वर्ष या आगे वाले वर्षों में जुड़ना चाहते हैं, उनसे यही कहना चाहूंगी कि हिंदी यूएसए में जुड़कर आप अपने बच्चों को अपने देश भारत, अपने देश अमेरिका, और अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी परंपराओं से जोड़ पाएंगे। और मेरा सोचना ये है कि माता पिता बच्चों को कितना भी पैसा दे दें, कितना भी अच्छी कार दे दें, मकान दे दें, दौलत आप कमा लें, सब कुछ कर लें, अगर आपने बच्चों को संस्कृति और भाषा नहीं सिखाई, अपना धर्म का ज्ञान नहीं दिया, तो आपका जीवन व्यर्थ है। मतलब आपने बच्चे को अब उसकी पहचान नहीं दी, है ना? ये पैसा रुपया तो मुझे लगता है बच्चे हमसे ज्यादा कमा लेंगे, और कमा ही रहे हैं, क्योंकि आपने उनको इतना अच्छा एजुकेशन दिया, आप आपसे बेटर एजुकेशन है उनका, आपने उनको सब सुविधाएं दी हैं। तो आप क्यों सोच रहे हैं कि आप उनको पैसा दे के खुश करेंगे? पैसे से वो कभी खुश नहीं होंगे। हाँ, अगर आपने उनको अपनी परंपराएं और धर्म और संस्कृति का ज्ञान नहीं दिया, तो आपसे नाराज जरूर हो सकते हैं, उनको शिकायत जरूर हो सकती है कि आपने हमें क्यों नहीं सिखाया। और पेरेंट्स करते, बच्चे करते हैं पेरेंट्स से शिकायत, मेरे सामने ही करते हैं कि इन्होंने मुझे नहीं सिखाया करके मेरे मुंह पे बोलते हैं। तो मुझे कई बार समझ में भी नहीं आता कि मैं किसका साइड लूं क्योंकि अ, उनको कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ कि हाँ, गलती तो की है तुम्हारे माता पिता ने, लेकिन ये ऐसी चीज है कि तुम जहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, आज से स्टार्ट कर सकते हो। जब जागो तभी सवेरा। हाँ, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। स्पेशली भाषा सीखना तो आप कभी भी सीख सकते हैं भाषा को, लेकिन हाँ, अगर हम बचपन से सिखाते हैं तो उसके लाभ बहुत ज्यादा होते हैं और आसानी बहुत होती है। लेकिन अगर आप बहुत देर से सीखते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर देते। बोलना कठिन हो जाता है एक आयु के पश्चात, सीखना समझना तो चलो, मैंने पंजाबी बहुत देर में, मैं जब बीटेक करने गया था पंजाबी सीखी, अन्य स्पेनिश सीख रहा हूँ और अन्य भाषाएं सीख रहा हूँ, मुझे भाषाओं में रुचि है। तो मैं समझने तो लगा हूँ भाषा को, मैं गाने सुन लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ समाचार पत्र, उनकी चलचित्र देख लेता हूँ, परंतु जब बोलने की बात आती है
उसके लिए वो जो बाल्यावस्था में जितना अच्छा वो एक बच्चा जितनी शीघ्रता से कैच कर लेता है, वो बड़ी अवस्था में थोड़ा कठिन हो जाता है। जी जी। और एक और बात आपको बताना चाहूंगी, अभिभावक कई बार बच्चों के हिंदी सीखने की तुलना उनके साइंस और मैथ के नंबर से करते हैं कि उसके उसमें तो ए आता है तो मेरे हिंदी में ए नहीं आ रहा तो हम उसको निकाल लेंगे, उसको खराब इंप्रेशन पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि हम्म। भाषा सीखने का जो माइंड होता है, जो एक हमारे मस्तिष्क में एक पार्ट होता है, वो भाषा का एक स्किल होता है भाषा सीखने का। कुछ लोग होते हैं उनको कोई भी भाषा सिखाओ वैसे चुटकियों में सीख जाते हैं, क्योंकि हम्म। उनके अंदर वो भाषा सीखने का स्किल होता है। हम्म। इवन आप अगर विदेशियों को देखें तो ये बहुत इंटेलिजेंट नहीं है पढ़ाई में, लेकिन अगर आप इनका भाषा सीखने का स्किल देखें तो बहुत अच्छा है। हम्म। और हमारा जो है वो पढ़ाई का स्किल बहुत अच्छा है, पर हम्म। भाषा में क्योंकि हमारा शुरू से ही इंटरेस्ट नहीं रहा। बोलचाल की भाषा हम सीख जाते हैं, अगर हमारे पड़ोस में कोई पंजाबी गुजराती मराठी रहता था भारत में, तो हम बच्चे आपस में खेलते थे, हम सीख गए एक दूसरे की भाषा। लेकिन हमारी कभी इसमें रुचि नहीं आई कि हम इसको लिखना भी सीखें, पढ़ना भी सीखें, या हम इसको समझना भी सीखें। जितना सीख गए मतलब वो एक खेल खेल में सीख गए। तो इस तरह का रहता था, क्योंकि बचपन में भाषा सीखना आसान रहता है। और मुझे लगता है कि हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। जब हम सब प्रांतों की भाषा अभी भारत में अगर ऐसे सब सीखने लगे एक दूसरे हम्म। की, भारत की एकता में बहुत वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल। उसका कारण ये है कि हम भारतीय लोग भाषा सीखने में क्यों रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें बाल्यावस्था से ही इसी पर दबाव डाला गया है कि जिस वस्तु की मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, जो आपको करियर में प्रोफेशन में जो आपको सहायता नहीं देगा, उसका कोई मूल्य नहीं है। और वो सहायता क्या, उस पर समय नष्ट मत करो। वो मेरे माता पिता भी यही कहते थे कि अरे तू साइंस पढ़, गणित पढ़, तू ये क्या हिंदी में 90-95 ला के क्या करेगा, अंग्रेजी में ला 90-95, क्योंकि अंग्रेजी तेरे को सहायता करेगी। तो ऐसा नहीं है कि भाषा सीखने में हम रुचि नहीं लेते, हम अंग्रेजी सीखने में तो बहुत रुचि लेते हैं। और मुख्यतः जैसे मैं तो बड़े ग्रामीण परिवेश से हूँ, क्योंकि वो जॉब के काम आती है। जैसे मैं तो बड़े ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो मेरे घर में मेरे माता पिता को तो अंग्रेजी आती नहीं थी, मेरी माता जी तो अंग्रेजी पढ़ भी नहीं पाती हैं। तो मेरे को तो 8वीं 9वीं तक अंग्रेजी ढंग से बोलनी लिख मतलब उतनी अच्छी आती नहीं थी। पर मेरे को बस ये कर मेरे अंक क्यों अच्छे आते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अंग्रेजी में अच्छे अंक लाऊंगा, अंग्रेजी बोलना सीख जाऊंगा तो मैं बड़ा विद्वान लगूंगा, मैं बड़ा बुद्धिजीवी लगूंगा। क्योंकि हमने उसको स्टेटस से और एक अपर क्लास उससे सोसाइटी से अटैच कर दिया है ना अंग्रेजी बोलना। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी भाषा सीखने में पीछे हैं। उनको ये है कि जब तक आप मॉनेटरी वैल्यू नहीं अटैच करोगे किसी के साथ, किसी विषय के साथ, किसी ज्ञान के साथ, तब तक वो उस ज्ञान में रुचि नहीं लेंगे। यदि आप मराठी, तेलुगु, हिंदी में वो करने लगो कि ये जॉब पाने के लिए गोल्डमैन सैक्स में और जेपी मॉर्गन में जॉब पाने के लिए आपको तेलुगु आनी चाहिए, हर वर्ग भारतीय सारे तेलुगु सीखना पढ़ना सब सीख जाएंगे 2 वर्षों में। तो वो मुख्य कारण है। और यही यहाँ पे हमें संस्कृति का मूल्य बताना आवश्यक है हिंदुस्तानियों को, कि भाई संस्कृति का मूल्य धनार्जन से कहीं अधिक है, कहीं ऊंचा है। आपके पूर्वज जो ऊपर बैठ के रो रहे होंगे कि हाय रे, जिन भाषा के लिए, जिस संस्कृति को बचाने के लिए हम इतने लड़े, हमने अपने प्राण दिए, मेरी आने वाली पीढ़ियाँ उसका मूल्य ही नहीं कर रही हैं। हमारी कुल देवी, हमारे पूर्वज सब रो रहे होंगे। हम अपने दादा दादी, नाना नानी के जब पिंडदान कर रहे हैं, तो हम उनके साथ साथ अपनी संस्कृति का भी पिंडदान कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति का भी अंत हो रहा है उस पीढ़ी के जाने के साथ साथ। बिल्कुल। ये बहुत ही डरावना है, मतलब ये मतलब कल्पना बहुत डरावनी है कि जब कुछ नहीं बचेगा कैसा होगा, मतलब हम कैसे कैसे वातावरण में रहेंगे। क्योंकि अभी भी हम कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में जी रहे हैं, तो हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन जब बिल्कुल भी भारतीय संस्कृति नहीं बचेगी, जिन परिवारों में नहीं बची है, या तो माता पिता ने स्वीकार कर लिया है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे परिवार कोई चिंता भी करते हैं, मुझे नहीं नहीं नहीं, उन्हें कोई लगता। दुख नहीं होता, उन्हें कोई दुख नहीं होता। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे जैसे परिवार जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, अगर उनमें कोई
ऐसा काम हो जाता है जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ होता है, तो हम लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं, या हमें लगता है ये कैसे हो गया, ये असंभव था, ये संभव कैसे हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। तो लाइक हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि ये ऐसी कोई परिस्थिति आए ना कि कोई गलत काम बच्चे करें, है ना। तो अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पर जो बच्चे उच्च स्तर में पास होते हैं, तो मैंने मंच से 2-3 वर्षों से ये बोलना शुरू किया है कि अभी आप लोग छोटे हैं, लेकिन मैं आपके मस्तिष्क में एक बात डालना चाहती हूँ कि अपना लाइफ पार्टनर हमेशा अपनी संस्कृति का ढूंढो। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो, संस्कृति पढ़ रहे हो, अगर आपने ये नहीं किया, तो जितना आपने सीखा है सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपके माता पिता ने इतनी मेहनत की है, आपको इतने साल हिंदी वैसे में पढ़ाया है, हम लोगों ने सिखाया, सब शिक्षक शिक्षिकाओं ने, तो ये बहुत जरूरी है। और आपको आश्चर्य होगा कि माता पिता ने आके मुझसे कहा कि ऐसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं। मुझे ये जान के बहुत आश्चर्य हुआ कि वो अपने बच्चों से ये बात ना तो उम्मीद करते हैं, ना बोलते हैं, ना सोचते हैं। तो अगर आपके मन में ये बात नहीं है, तो बच्चों तक कैसे पहुंचेगी? वही तो। बच्चों तक कैसे पहुंचेगी? तो मैं मतलब बच्चों की गलती कम माता पिता की ज्यादा मानती हूँ कि अगर आप बच्चों को कुछ नहीं सिखा रहे हैं, या उनको कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं, या तो आप उनको इस लायक नहीं समझते हैं, और या फिर आपने उनको भगवान भरोसे या देश भरोसे छोड़ दिया है कि जैसे देश में आ गए हैं वैसे ही हो जाएगा, तो सब ठीक है। तो लेकिन मुझे जो लगता है, हमें बचपन से ये सब बात बच्चों के मस्तिष्क में डालनी बहुत चाहिए। आवश्यक है, बहुत आवश्यक। तो अगर हम डालेंगे तो वो जरूर ध्यान रखेंगे और कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। ये तो है ही। तो कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगी आप रचिता जी? कुछ ऐसी बात बोलना चाहेंगी, बताना चाहेंगी जो हमने जिससे जो अभी तक हमने चर्चा नहीं की इतनी देर में? आ, हमने बहुत सारी चर्चाएं की, मुझे लगता है सभी कुछ कवर कर लिया है। एक दो बातें मैं बताना चाहूंगी अपनी पुस्तकों के बारे में कि ये पुस्तकें मैंने एक तरह से कहना चाहिए कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये मेरी पुस्तकों के लिए बिल्कुल सटीक शब्द वाक्य है, क्योंकि भारत की पुस्तकों से पढ़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके एक एक स्तर की पुस्तकें बनाई। पाठ्यक्रम तो बना हुआ था, लेकिन पुस्तकें जब तक अपनी नहीं रही तब तक। और भारत की पुस्तकों में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो हम शायद यहाँ पे बच्चों को नहीं देना चाहते। जैसे बहुत सारे अंग्रेजी के, उर्दू के शब्द सभी हिंदी की पुस्तकों में आपको मिलेंगे, और कोई भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। जनरल सबके लिए होता है वो, मतलब उसमें। तो मैं चाहती थी कि ऐसी पुस्तकें हों जो ना केवल हिंदी भाषा को सिखाएं, बल्कि भारतीय संस्कृति को भी फोकस करें, उस पे भी उनका ध्यान रहे। और पुस्तकों की एक विशेषता और रखी मैंने, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे लोग ब्लैक एंड व्हाइट से पढ़ा रहे थे, काले सफेद कॉपी करके। तो उसमें मैंने ये ध्यान दिया कि बच्चों को रंगीन पुस्तकें मिलें, जिससे बच्चे हिंदी के प्रति आकर्षित हों। चिकने पेपर की पुस्तकें मिलें, जिससे उनको ये लगे कि हमारी भाषा भी एक रिच भाषा है, हमारी संस्कृति भी एक बहुत सम्मानित और बहुत समृद्ध संस्कृति है। ना कि कोई गरीब देश के लोग हैं, वो गरीबी में पढ़ रहे हैं, हम लोग कॉपी कर करके। ये मेरी सोच थी। तो और वो सफल हुई, लोगों ने, बच्चों ने ध्यान दिया। जब पहली बार पुस्तकें छप के आई, तो मुझे एक कमेंट मिला, ओ वाह, मतलब बच्चों के मुंह से निकला कि इतनी सुंदर पुस्तक है। तो ये सब बच्चों के मुंह से जब सुनने को मिलता है ना, तो बहुत खुशी होती है कि जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर हम उनको आकर्षित कर पा रहे हैं, उनको हम रोक पा रहे हैं, उनको हम जोड़ पा रहे हैं किसी काम से, तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त पुस्तकों में एक और विशेषता है कि ये विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी हैं। एक ही पुस्तक में आपको तीनों तीनों के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जाएगी। तो इसके लिए अलग से शिक्षकों की कॉपी बनाना या अभिभावकों की कॉपी बनाना, ये सब आवश्यक नहीं है।
इसमें आपको सभी मिल जाएगा। और हमारे जो स्तर होते हैं उसमें हम जो प्रथमा 2 स्तर है वहीं से बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर आपको अक्षर ज्ञान हो गया तो आप अक्षर जोड़ जोड़ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वहां से फिर हम रोमन लैंग्वेज भी हटा देते हैं, रोमन भाषा जो हिंदी को अंग्रेजी में लिखने वाली होती है, वहां से उसको हटा देते हैं, केवल हिंदी में लिखते हैं और अंग्रेजी में अर्थ लिखते हैं और पिक्चर बनाते हैं। और ये पाठ्यक्रम और पुस्तकें बनाने के लिए जो आप कह रहे थे कि मैंने पुस्तकों का सहारा लिया, मैंने पुस्तकों का सहारा तो नहीं लिया, लेकिन मैंने यहाँ के जर्मन और स्पेनिश कोर्सेज जो मेरे बच्चों की क्लासेस थी, मैंने वो जाके देखी कि वहाँ कैसे पढ़ाते हैं। हम्म, और वो देखने के बाद फिर मैंने फ्लैश कार्ड बनाए और उस तरह से कोशिश की कि कक्षा में अधिक से अधिक हिंदी में ही बात करें। क्योंकि अधिकांशतः ये होता है कि अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती तो हम हिंदी में, मतलब बच्चों को हिंदी नहीं आती तो हम अंग्रेजी में पढ़ाने लगते हैं। हम्म, लेकिन अगर हम हिंदी को अंग्रेजी में पढ़ाएंगे तो हम हिंदी नहीं सिखा पाएंगे। को हिंदी में ही पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हम्म, बच्चे जितना हिंदी सुनेंगे उतना सीखेंगे, उतने शब्द उनके मस्तिष्क में आएंगे, उनका दोहराव होगा और वो उनको याद होंगे। तो हम्म, ये मेरा मैसेज है कि नए अभिभावकों के लिए, पुराने अभिभावकों के लिए, कि पाठ्यक्रम को पूरा करें, अधूरी पढ़ाई ना छोड़ें, हम्म, हिंदी वैसे में आए और पूरे पाठ्यक्रम का उपयोग करें। न केवल पुस्तकों का बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, कविता पाठ का। उससे बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है। आगे जाके बच्चों को कॉलेज के इंटरव्यू हैं या कक्षा के जो भी कंपटीशन वगैरह हैं, जो बच्चों को हिंदी पढ़ने से, जो हिंदी वैसे के बच्चे हैं उनका साफ साफ कहना है कि उनको हिंदी की पढ़ाई में, सॉरी, स्कूल की पढ़ाई में बहुत फायदा हुआ है। हम्म, का कारण ये है कि हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जो आपके दोनों मस्तिष्क को बराबर से काम करने के लिए प्रेरित करती है। और वही कारण है कि आप पढ़ने में भी होशियार हो जाते हैं। और जो बाकी बचा काम है वो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं पूरा करती हैं। हम्म, तो जो बच्चे इसमें भाग लेते हैं उनको पूरा लाभ मिलता है, जो भाग नहीं लेते उनका हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी कारण हो, अभिभावक उसका मूल्य उतना नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो समझ रहे हैं वो बहुत चर्चा करते हैं, बहुत मेहनत से भाग लेते हैं उसमें, घर में भी अभ्यास कराते हैं और बच्चे बहुत अच्छे मतलब अंकों से प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा मतलब है यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाके, जॉब में। और एक खुशी की बात बताना चाहूंगी, हमारे बच्चे जॉब से भी लौट कर आ रहे हैं। अरे जो वाह, बच्चे में गए हैं, हाँ, 2 बच्चे ऐसे हैं जो अभी हिंदी यूएसए में वॉलेंटियर किया उन्होंने, यूथ वॉलेंटियर एज ए युवा स्वयंसेवक की तरह पढ़ाया 2-3 वर्ष। उसके बाद वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए चले गए। उसके बाद उन्हें जॉब लगा, तो जॉब उनका जहां भी जॉब लगा वहां वो हिंदी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो ये मतलब हमारी सबसे बड़ी जीत है और सफलता है, हम्म, इसको मैं मानती हूँ। बाकी चीजें सब नगण्य है इसके सामने, क्योंकि हमारी सफलता उसी में है कि अगर हमारी युवा पीढ़ी, जिनको आज हम हिंदी सिखा रहे हैं, अगर लौट के आती है हम्म, और वापस अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए काम करते हैं, हम्म, तभी ये सफल हो पाएगा आगे हम्म, का, और ये चलता रहेगा क्रम। तो बस यही बोलना चाहूंगी कि हिंदी से जुड़िए, हिंदी में बोलिए, हिंदी में पढ़िए और हिंदी में गाना गाइए। जी 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 जी। नहीं, ये बहुत बहुत बड़ी वजह है जो आपने बताया कि मैं एक्चुअली मैं इस पे प्रश्न ही पूछना चाह रहा था, आपने स्वयं ही बता दिया कि जो बच्चे जुड़ के और वर्षों पश्चात फिर लौट कर आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि सच मायने में, सही ठीक मायने में, सही मायने में ये जो संस्था है हमारी वो इसने अपना उद्देश्य में, अपने ध्येय में सफल हुई है। और क्योंकि यही लोग आगे बढ़ाएंगे, इनके फिर ये अपनी संतानों को इसमें प्रवेश दिलाएंगे। बिल्कुल। हाँ, और मुझे लगता है ज्यादातर लोग तभी उनको पता चलता है जब उनकी फैमिली होती है, जब वो आगे बढ़ेंगे तभी उनको रियलाइज होगा कि अब हमें जरूरत है। जी, तो
उन्हें चिंता होती है कि अरे कभी कभी तो वो कहते हैं कैसे आपने हमें सिखा दिया, मतलब कितना क्योंकि अब उनको रियलाइज हो रहा है कि ये आसान काम नहीं था और कैसे आपने हमें सिखा दिया, तो हमने कहा जैसे हमने तुम्हें क्योंकि सिखा। क्योंकि मेरी कुछ मित्र हैं नॉर्थ कैरोलिना में, तेलुगु भाषी हैं वो। तो मेरी उनसे इस विषय पर कई बार वार्तालाप हुई है। तो मैंने उनसे पूछा था, वो उनका यहीं पे जन्म हुआ है, वो अभी बैचलर्स में हैं और उनका यहीं पे जन्म हुआ है, यहीं पे पली बड़ी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा तुमको तेलुगु आती है? तो कहते हैं हाँ बोलनी आती है, हम समझ लेती हैं, उनमें से एक पढ़ भी लेती है, क्योंकि हिंदी की भांति यहाँ पे गुजराती, तेलुगु, अन्य भाषाओं की भी संस्थाएं चल रही हैं। तो उन्होंने कदाचित उनके कोर्स किए हुए हैं, लिखने पढ़ने वाले, सीखने वाले। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा तुम सोचती किस भाषा में हो? अर्थात जब स्वयं से बात करती हो अथवा तुम्हें नींद से अकस्मात उठा दिया जाए तो कौन सी भाषा निकलेगी? सोचती किस भाषा में? क्योंकि मैं तो हिंदी में सोचता हूँ, मुझे लगता है आप भी हिंदी में ही सोचती होंगी, है ना? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो सोचते तो हम तेलुगु, वो अंग्रेज़ी में हैं, वो तेलुगु में नहीं है। तो उनमें से एक कह रही थी कि नहीं, मतलब इन भाषाओं पे इतना ध्यान देने की क्या आवश्यकता है? हिंदू संस्कृति को जीवित रखने के लिए केवल संस्कृत बहुत है, तेलुगु, मराठी, तमिल, इन सब पे ध्यान देके कुछ मिलने नहीं वाला। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इनका जो साहित्य है वो पूरा लुप्त हो जाएगा। इन भाषाओं को भी की भी उतनी महत्ता है जितनी संस्कृत की है। संस्कृत देव भाषा है, ठीक है, वो बात है, परंतु हमारी क्षेत्रीय भाषाओं की भी उतनी ही महत्ता है जितनी संस्कृत की है। और मैंने उनसे कहा कि तुम्हें तेलुगु आती है क्योंकि तुम्हारे माता पिता भारत से आए थे, तो तुमने बाल्यावस्था से उनको तेलुगु में बोलते हुए देखा घर में, इस कारण तुम्हें तेलुगु बोलनी समझनी आ गई। परंतु जो तुम्हारे बच्चे आएंगे, क्योंकि तुम पूरे दिन अंग्रेजी में बोलती हो, और इसकी कितनी संभावना है कि तुम्हारा किसी तेलुगु भाषी से विवाह होगा? बहुत कम संभावना है ना इसकी, क्योंकि अब तो इंडियन अमेरिकन तो तमिल, हिंदी भाषी कोई भी हो सकता है। तो तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो बाल्यावस्था से अंग्रेजी सुनते हुए बड़े होंगे, तो उनको तो तेलुगु आएगी नहीं। बहुत अधिक तुमने ध्यान दिया तो समझनी थोड़ी बहुत आ जाएगी दादा दादी, नाना नानी से बात करके, परंतु उनको बोलनी नहीं आएगी, लिखनी कतार से। तो इसका अर्थ है कि 2 पीढ़ियों के अंदर भाषा समाप्त हो गई। इनमें से एक के माता पिता तेलुगु माध्यम में पढ़े हैं, तेलुगु मीडियम स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, और 2 पीढ़ियों के अंदर वो भाषा यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो यदि कोई हिंदी यूएसए का छात्र लौट कर आ रहा है और वो फिर अपने बच्चे को हिंदी सिखा रहा है, तो इससे क्या है, हमारा जो यहाँ पे उद्देश्य, ध्યેय है कि कितनी अधिक पीढ़ियों तक हम अपनी भाषा को जीवित रख सकते हैं। मुझे तो यही लगता है, यही उद्देश्य है ना हमारा, कि कितनी अधिक, क्योंकि 2 या 3 4 पीढ़ियों में लुप्त हो गई तो दुख की बात है। ये बात मैं बच्चों के मस्तिष्क में भी डालती रहती हूँ कि अभी जो अंतिम स्तर होता है, मैं उसमें यही कहती हूँ कि अब हम लोग दोस्त हैं। अभी तक हम लोग शिक्षक और शिक्षिका थे, अभी हम लोग दोस्त हैं, और आप लोगों को अब ऐसे पढ़ाई करनी है कि अब आप लोगों को शिक्षक बनना है, ये सोच के पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि आप विद्यार्थी रहेंगे जीवन भर, तो आप शिक्षक कभी नहीं बन पाएंगे। आपको शिक्षक बनने के हिसाब से कि कल को आप किसी को पढ़ा सकें। और जो युवा स्वयं सेवक वाला कार्य है वो भी हमने इसीलिए प्रारंभ किया, क्योंकि मैंने देखा बच्चों को पढ़ाने की बहुत रुचि होती है। जितना उनने हिंदी रुचि से पढ़ी नहीं, उससे ज्यादा वो पढ़ाने में रुचि लेते हैं। और उनका कहना है कि जितना उनने पढ़ने में नहीं सीखा, उससे ज्यादा उनने पढ़ाने में सीखा। क्योंकि ये स्वाभाविक है, अब आप टीचर बने हैं तो आपसे अगर नहीं बनेगा तो आपकी मजाक उड़ जाएगी कक्षा में। छोटे बच्चे कहेंगे कि आपको कुछ आता नहीं है, तो आप पढ़ के जाएंगे पहले से। और यहाँ शिक्षक जो थे वो पहले प्रेशर डाल रहे थे कि पढ़ के आओ, पढ़ के आओ। अब आप इनडायरेक्टली प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो अब आप अपनी रुचि से प्रेशर में काम करें, क्योंकि बड़े होने के बाद बच्चों को रियलाइज भी होने लगता है कि उनको कितना जरूरी थी ये भाषा। और जब वो थोड़ा सीख जाते हैं तब उनकी रुचि और बढ़ जाती है। जब बिल्कुल नहीं आती तो रुचि भी नहीं आती है किसी भाषा में। और मैं एक और कारण जो बताता हूँ सदा, कि क्यों भारतीय भाषाएं जानना आवश्यक है, क्योंकि जो हमारे जो ग्रंथ हैं या कोई भी साहित्य है, भारत से संबंधित कोई साहित्य पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है, या कुछ भी भारत से संबंधित जानना है, वो हमें अपनी भाषाओं में ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी में जब हम रोमन और लैटिन लिपि में लिखते हैं, वो स्पेलिंग, वर्तनी, उसका उच्चारण जो है एकदम समाप्त हो जाता है। कहाँ पे आर ए एम ए को मैं राम कहूँ कि रमा कहूँ, क्योंकि रमा भी शब्द है, रमा सीता जी का नाम है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, राम
कृष्ण, क्योंकि द्रौपदी को कृष्णा कहा जाता था, तो वो कृष्ण कहूँ कि कृष्णा कहूँ, कहाँ पे आ ई ऊ की मात्रा कुछ सब उल्टा सीधा ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो भारत, यदि कोई ग्रंथ पढ़ना है तो वो तो भारतीय भाषा में ही पढ़ना चाहिए, चाहे आप गुजराती में पढ़ो, मराठी में पढ़ो, पर जहाँ पे उसके उच्चारण ठीक आए उसी में पढ़ना चाहिए। उस कारण भी आवश्यक है। पर वही बात है कि जिनको संस्कृति में रुचि ही नहीं है, वो कहेंगे कि हमें ये सब जानना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। जी, जी। और अभी होता भी यही है कि जैसे बाल विहार वगैरह में या दूसरी जगह जहां पर भी धर्म की शिक्षा दी जाती है, रामायण की, हम्म गीता के बारे में बताया जाता है, वहां पे भी वो अंग्रेजी में ही पढ़ाते हैं। हम्म तो वही रामा कृष्णा और वही सब चलता रहता है। उनका कहना संस्कृत में ऐसे ही बोलते हैं तो हम ऐसे ही बोलेंगे। उनको कई बार टोका भी कि आप कम से कम इसको राम और कृष्ण बोलिए तो अच्छा रहेगा, बाकी आप इंग्लिश में बोलिए बाकी चीजें। हम्म लेकिन उनका कहना है कि नहीं, हम संस्कृत के हिसाब से बोलते हैं तो ये रामा और कृष्णा हो जाता है, तो हम इसको रामा ही कृष्णा बोलेंगे। तो ये सब बातें हैं। तो उनको लगता है कि बस बच्चे उसका सार ले लें, बाकी वो गलत उच्चारण है या नहीं है, वो अंग्रेज टाइप का मतलब जैसे हो जाता है। जैसे हरे रामा हरे कृष्णा वाले जिस तरह की हिंदी बोलते हैं, उस तरह की हिंदी हो जाती है उनकी थोड़ी। मंत्रों का उच्चारण ठीक नहीं होगा तो मंत्रों का फल भी नहीं मिलता है। मंत्रों का उच्चारण ठीक करने से ही उनका ठीक फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। और उल्टा उल्टा प्रभाव, दुष्प्रभाव भी हो सकता है उल्टा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत ज़्यादा ये रहता है। तो मेरे ख़्याल से हमने सभी प्रश्न कवर कर लिए हैं, और आपको बस धन्यवाद देना चाहूँगी। और बहुत अच्छा मुझे आपने अवसर दिया, जो मैं काफ़ी बातें बता पाई। मैं समझती हूँ कि इसके माध्यम से हम अगर कोई भी अभिभावक ये इंटरव्यू देखेगा तो शायद वो हिंदी पढ़ाने के लिए प्रेरित होगा बच्चों को। क्योंकि हिंदी भाषा नहीं, हमारी धरोहर है, ये बोलूँगी। हिंदी भाषा नहीं, हमारी धरोहर है, और इसे हमें नई पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ी में पास करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सभ्य बना सकते हैं हिंदी सिखा के, अपनी मातृभाषा सिखा करके। मैं मातृभाषा सिखाने की भी बहुत ज़्यादा मतलब मैं चाहती हूँ सिखाएँ, पक्षपात हूँ, क्योंकि मातृभाषा सबसे पहले आनी चाहिए। क्योंकि आपका बेस है वो, आप जिस राज्य से हैं, आप क्या पूरा परिवार भाषा बोलता है, तो बच्चे जल्दी से घुल-मिल जाएँगे और सबके करीब आ पाएँगे, तो वो भाषा आप सिखाइए। पर हिंदी भाषा जो है वो एक सांझी भाषा है भारत की हमारी। जोड़ने की भाषा है, सबको आपस में जोड़ने की भाषा है, जिसको हम कहते हैं ब्रिज भाषा है, ब्रिज का काम करती है। तो वो हमें ध्यान रखना है कि एक भाषा जो सारे देश को जोड़ती है, हम सबको आपस में जोड़ती है, वो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए, जिससे हम हर कार्यक्रम में अपनी भाषा का उपयोग कर सकें। बच्चे गाने समझ सकें, आरती समझ सकें, हनुमान चालीसा समझ सकें, मंदिर में पंडित जी की बात, अगर कोई कथा हो रही तो उसकी बात तो और मंदिर में ज़रूर ले जाएँ बच्चों को, कथा वगैरह हो, लेक्चर हो तो ज़रूर ले जाएँ। जिससे बच्चों को भले छोटे भी हों तो भी ले जाएँ। मैं तो बहुत बचपन से ले जाती रही हूँ बच्चों को, और कुछ बच्चों की एक्टिविटी साथ में रखती थी। बच्चे अपना काम करते रहते थे, लेकिन वो शब्द, वो भजन, वो बातें उनके कान में जाती थी। और बचपन में उतना ही काफ़ी होता है। और अभी मेरे बच्चों को मेरे से ज़्यादा मालूम है, क्योंकि वो उसका और अध्ययन करते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उनको और भी ज़्यादा मालूम है। तो मुझे लगता है बच्चों में एक बार इंटरेस्ट डेवलप करना अभिभावकों का काम है, और उसको फिर बच्चे आगे बढ़ा लेते हैं। तो और उसको बचपन से ही हम कर सकते हैं, बहुत बड़े होने के बाद बहुत मुश्किल। वो बीज बाल्यावस्था में ही डालना पड़ता है। जी, जी, जी। तो बस यही कहना चाहूँगी कि सारी कड़ियाँ जुड़ी हैं, और भाषा जो है कड़ियों को जोड़ने का माध्यम है। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रचिता जी, आपने समय निकाला इसके लिए। और मुझे लगता है ये बहुत काम का रहेगा ये पॉडकास्ट। हम हिंदी यूएसए के चैनल पे ही अपलोड कर देंगे और इसकी रीलें बना देंगे। तो विशेषतः आने वाले अभिभावकों के लिए जो जानना चाहते हैं हिंदी यूएसए के संबंध में क्या काम करता है, अधिक प्रचार प्रसार होगा। और मेरी तो यही आशा है, यही प्रार्थना है कि
हम यूएस के आगे भी कनाडा और जो आप बता रही थी कैरिबियन आइलैंड्स अन्य देशों में भी इसका प्रचार प्रसार करें भारतीय संस्कृति का, भारतीय भाषाओं का, उसमें बहुत योगदान देगी हिंदी यूएसए। जी बिल्कुल, भारतीय तो सब जगह बसे हैं और भाषा सबके दिल में बसी है। तो जी जो भी चाहेगा हम लोग अपनी तरफ से इसको फैलाने के लिए पूरी हाँ तरह से बहुत तैयार। बहुत देश हैं, सूरीनाम, मॉरिशियस, फिजी, जहाँ पे अपने जो पहले के बसे हुए भारतीय हैं बहुत पीढ़ियों से, सब अभी अभी तक वो अवधी भोजपुरी यही सब बोलते हैं, ये भाषाएं बोलते हैं वो, तो वहाँ पे तो हिंदी यूएसए बड़ी सरलता से जड़ें जमा सकती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते रचिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, नमस्ते।